हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूं। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी, बिहार एसटेट और झारखंड के लिए होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन करवाती हूँ ना मैं, ये कहीं ना कहीं आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी या कहीं ना कहीं होम साइंस के एग्जाम में आए हुए पीवाईक्यू है। तो ये सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, आज की क्लास का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा हुआ है आप लोगों से, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, तो आपको ये बताना है एक्सटेंशन एजुकेशन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, सेकंड ऑप्शन है ज्ञान में परिवर्तन लाना, थर्ड ऑप्शन है कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना एंड लास्ट ऑप्शन है आपको उपयुक्त सभी। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसका उद्देश्य दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी होता है, व्यक्तियों के ज्ञान में परिवर्तन लाना होता है और कार्य दक्षता में भी परिवर्तन लाना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से, प्रसार कार्यकर्मियों को कार्य आरंभ करने के लिए पूर्व पहला कदम क्या उठाना चाहिए। यानी कि आपको ये बताना है जो प्रसार कार्यकर्मी होते हैं, अगर वो कोई कार्य आरंभ कर रहे हैं तो उनका जो फर्स्ट स्टेप होगा ना वो क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को समझ लेना चाहिए उनको, या कार्य क्षेत्र में संपूर्ण वातावरण एवं परिस्थितियों का अध्ययन कर लेना चाहिए, या लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, या प्रशिक्षित विशेषज्ञों से ग्रामीणों की भेंट करवाई जानी चाहिए। तो आप लोग देखिए, जो प्रसार कार्यकर्मी होते हैं ना, जो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं, वो किसी कार्य को आरंभ करने से पहले जो उनका फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि पहले क्या करते हैं, जो वहां की महिलाएं होती है ना उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं को समझते हैं। क्या करते हैं, अनिवार्य आवश्यकताओं को समझते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या करेंगे, उसी का अकॉर्डिंग फिर अपने कार्य को आरंभ करते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन ने पूछा है बाल विकास का अध्ययन है, तो आपको ये बताना है कि बाल विकास कहाँ तक का अध्ययन है। किशोरावस्था तक का अध्ययन है, बाल्यावस्था तक है, या शैशवावस्था तक है, या जीवन पर्यंत है। तो जो बाल विकास होता है ना वो होता है किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किशोरावस्था तक का क्या होता है, अध्ययन होता है। जो बाल विकास होता है वो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। किशोरावस्था को कहा गया है तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से, मस्तिष्कोन्मुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है, तो आपको ये बताया ना जो सेफोलोकोर्टिकल डेवलपमेंट होता है ना वो शारीरिक विकास में किस सीक्वेंस में होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, पैरों से सिर की ओर होता है, या सिर से हाथ की ओर होता है, या सिर से पैर की ओर होता है, या पैर से हाथ की ओर होता है। तो जो सेफेलोकोर्टिकल डेवलपमेंट होता है यानी कि मस्तिष्कोन्मुखी विकास होता है वो होता है सिर से लेकर पैर की ओर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा पहले अपना सर संभालना सीखता है, उसके बाद बच्चा क्या करता है, अपनी गर्दन संभालना सीखता है, उसके बाद बच्चा क्या करता है, बैठना सीखता है बिना सहारे, पहले सहारे लेकर बैठेगा, फिर बिना सहारे के बैठना सीखेगा, फिर बच्चे का घुटने का विकास होता है, बच्चा रेंगना सीख जाता है, फिर क्या होता है, लास्ट में बच्चा चलना सीखता है। तो ये क्या हो रहा है, एक क्रम से विकास हो रहा है, यानी कि पहले बच्चे का सिर का विकास हो रहा है, फिर उसके धड़ का विकास हो रहा है, और लास्ट में क्या आ रहा है, इसके पैरों का विकास होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेफेलोकॉर्डल विकास। ठीक है, ऐसा तो नहीं है बच्चे ने सर संभाल लिया उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद बच्चा चलना सीख रहा है और बाद में बच्चा बैठना सीख रहा है, ऐसा नहीं होता है। विकास क्रम कैसा होता है, क्रम में होता है, सीक्वेंस से होता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा है आपसे कौन सा सॉफ्ट आहार नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा आपका सॉफ्ट डाइट के अंतर्गत यानी कि सॉफ्ट आहार नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है सूप, सेकंड है खीर, थर्ड है पुडिंग एंड लास्ट ऑप्शन है आपका खिचड़ी। तो जो सूप होता है ना, सूप आपका सॉफ्ट आहार में नहीं आता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है आप लोगों से, बुफे के लिए मेन्यू इस प्रकार होना चाहिए कि मेहमान उसे खा सके, मतलब मेहमान उसे कैसे खा सके आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है साधारण रूप से, सेकंड है सरलता, थर्ड है कठिनाई एंड लास्ट है महत्वाकांक्षा। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि जो बुफे के लिए मेन्यू होना चाहिए ना, तो मेन्यू इस तरह का होना चाहिए कि मेहमान उसे कैसे सरलता पूर्वक खा सके। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ना हो मेन्यू में आपने ऐसी चीजें डाल दी हैं, ऐसी डिशेस डाल दी हैं कि जो मेहमान है यानी कि जो गेस्ट है वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि इस डिश में होता क्या है। ठीक है, तो आपको जो सिंपल चीजें हैं जो वहाँ पे चलती हैं आपको उसी डिश के नाम बताने हैं जो मेन्यू को लोग आसानी से सरलता से समझ सके। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है, नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन में ये पूछना है, जो भी कोई नई चीज आती है उसको जो सबसे बाद में लेते हैं ना, सबसे बाद में एडॉप्ट करते हैं, सबसे बाद में अपनाते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे। विलंबित अभिकारक कहेंगे, या प्रारंभिक अभिकारक कहेंगे, या नवप्रवर्तक कहेंगे, या लैगार्ड कहेंगे। तो आप लोग देखिए, जो नवीन प्रचलन, जो नई चीज आती है उनको सबसे बाद में क्या करते हैं, सबसे बाद में अभिग्रहित करते हैं, यानी कि सबसे बाद में उसे अपनाते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं विलंबित अभिकारक। ठीक है, क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति को, विलंबित अभिकारक कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। और जो व्यक्ति नवीन प्रचलनों को तुरंत अपना लेते हैं वो कहलाते हैं आपके नवप्रवर्तक या प्रारंभिक अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, और जब से लेट में अपनाते हैं कि जब वो चीज आउट ऑफ फैशन होने में जा रही है तब उसको अपना रहे, तो वो कहलाएगा आपका क्या, विलंबित अभिकारक के अंतर्गत आएगा वो। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से, नॉन पॉइंट सोर्स प्रदूषण का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या पूछा है, नॉन पॉइंट सोर्स प्रदूषण का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिए हो इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन स्प्लिस, सेकंड ऑप्शन है लीकिंग टैंक, थर्ड ऑप्शन है आपका कई इस्पात कारखानों से अफवाह एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ग्रामीण घर। तो आप लोग देखिए, आपको ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है जो नॉन पॉइंट सोर्स प्रदूषण का एग्जाम्पल नहीं होगा वो होगा आपका क्या, ग्रामीण घर। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन विकास का नियम नहीं है। इसमें भी नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है, कौन सा आपका विकास का नियम यानी कि डेवलपमेंट का नियम नहीं है। ऑप्शन दिए हो इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है, सेकंड ऑप्शन है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, थर्ड ऑप्शन है विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता है, एंड लास्ट ऑप्शन है विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जो विकास जो होता है ना, विकास आपका जीवन पर्यंत चलता है। विकास आपका चलता है गर्भ से लेकर कब्र तक। कब तक चलता है आपका विकास, चलता है आपका गर्भ से कब्र तक। और विकास के कुछ नियम होते हैं। तो विकास जो होता है ना, विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है, ये आपका एकदम सही है। विकास क्या होता है, विकास की अवस्थाएं होती हैं कुछ, उसी की ओर विकास अग्रसर होता है। और विकास कैसा होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे बच्चा क्या करता है, बच्चों का पहले हाथों का विकास होगा, उसके बाद उसकी उंगलियों का विकास होगा। जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, अगर पहले किसी चीज को उठाता है तो डायरेक्ट अपने पूरे हाथ को मारता है, यानी कि पूरे हाथ से झपट्टा मारता है, पूरे हाथ से उठाने की कोशिश करता है। ठीक है, बाद में क्या करता है बच्चा, बाद में वो अपनी उंगलियों से चीजों को उठाने की कोशिश करता है। इसी का अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो बच्चा बॉल पकड़ना अच्छे से पहले सीख जाएगा और बच्चा पेंसिल पकड़ना बाद में सीखेगा। तो ये कैसा विकास हो गया, ये विकास हो गया आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। और इसमें दिया है विकास के प्रतिमान की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये भी एकदम सही है कि विकास के जो प्रतिमान होते हैं ना, इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। जिस तरह बच्चे का विकास होता है तो हम आगे बता सकते हैं भविष्यवाणी करके कि इसका विकास आगे सही तरीके से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसी में ये दिया है विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता है, ये एकदम गलत है आपका। बल्कि क्या होता है, विकास आपका एक निश्चित क्रम से ही होता है। ठीक है,
तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? अगर इसमें ऑप्शन सी रॉन्ग है तो ऑप्शन सी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? बल्कि विकास क्या होता है? विकास एक निश्चित क्रम से होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि पहले बच्चा चलना सीख जाएगा उसके बाद में बैठना सीखेगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चा पहले बैठना सीखेगा उसके बाद ही चलना सीखेगा। तो विकास क्या हो रहा है? विकास निश्चित क्रम से हो रहा है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा है आपसे इंसुलिन हार्मोन से, ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, रक्त शर्करा बढ़ती है, सेकंड ऑप्शन है रक्त शर्करा बनाती है, थर्ड है रक्त शर्करा घटती है, एंड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त कोई नहीं। तो जो आप लोग देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो इंसुलिन हार्मोन होती है ना, तो इंसुलिन हार्मोन से क्या होती है? रक्त शर्करा घटती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन क्या करती है? इंसुलिन रक्त में उपस्थित ग्लूकोज के स्तर को कम करती है। ठीक है, क्या करती है इंसुलिन? इंसुलिन जो भी ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज का लेवल होता है ना, उसको कम करती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा है आपसे संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? तो आपको ये बताना है जो संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति होगा उसको कहाँ रखेंगे? अलग कमरे में रखेंगे, बच्चों के कमरे में रखेंगे, मैदान में रखेंगे, या बरामदे में रखेंगे? ठीक है, तो जो संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति होगा उसको कहाँ रखते हैं? उसको अलग कमरे में रखते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अलग कमरे में हम संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को क्यों रखते हैं? जिससे और भी लोग हैं घर में उनको नुकसान ना हो, उनको इन्फेक्शन ना हो। और जो अलग कमरे में व्यक्ति है उसको उस टाइम पे इन्फेक्शन के खतरे ज्यादा रहते हैं, तो उस व्यक्ति को शांति मिल सके, शांत वातावरण मिल सके, और वो भी और इन्फेक्शन से बच सके। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा हुआ आपसे एनसीपीसीआर, क्या पूछा है आपसे? एनसीपीसीआर एक स्वायत्त संस्था है जो प्रतीक है। तो आपको ये बताना है एनसीपीसीआर एक कैसी संस्था है। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से क्लियर हो गया। एनसीपीसीआर एक स्वायत्त संस्था है जो प्रतीक है, तो आपको ये बताना है कि किसका प्रतीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, बाल अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग है, या प्रजनन के बचाव एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय परिषद है, या गरीबों के नियंत्रण एवं राहत के लिए राष्ट्रीय आयोग है, या पूर्वशाला केंद्र पालना घर एवं शोध के लिए राष्ट्रीय परिषद है। तो इसमें राइट आंसर बताना है आपको। क्या बताना है? क्या आएगा मतलब आपका राइट आंसर? आप लोग देखिए जो एनसीपीसीआर है, एनसीपीसीआर आपका एक स्वायत्त संस्था है जो पूर्वशाला केंद्र पालना घर एवं शोध के लिए राष्ट्रीय परिषद का प्रतीक है। ठीक है, क्या है? एनसीपीसीआर एक स्वायत्त संस्था है जो किसका प्रतीक है? जो पूर्वशाला केंद्र पालना घर एवं शोध के लिए राष्ट्रीय परिषद का प्रतीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो एनसीपीसीआर है, एनसीपीसीआर एक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा है आपसे बेकिंग द्वारा बनाए गए पदार्थ निम्न में से किन रोगियों को नहीं दिए जाते? तो आपको ये बताना है जो बेकिंग द्वारा खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं तो किस पेशेंट को नहीं देंगे। ऑप्शन दिए हुआ है नेफ्राइटिस, एनीमिया, थर्ड ऑप्शन है मधुमेह, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो जो मधुमेह का पेशेंट होगा ना, यानी कि जो डायबिटीज का पेशेंट होगा, उसको बेकिंग द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थ नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से सूती कपड़ों की सिकुड़न निम्न प्रक्रिया से कम की जाती है। तो आपको ये बताना है जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनकी सिकुड़न को हम किस प्रोसेस से कम कर सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फेल्टिंग के द्वारा, सेकंड है मर्सराइजिंग के द्वारा, थर्ड है सेंफोराइजेशन के द्वारा, एंड लास्ट ऑप्शन है कैलेंडरिंग के द्वारा। ठीक है, तो सूती कपड़ों की सिकुड़न हम दूर करते हैं सेंफोराइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा? सेंफोराइजेशन के द्वारा हम सिकुड़न दूर करते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कैलेंडरिंग के द्वारा क्या करते हैं? कैलेंडरिंग के द्वारा हम कपड़ों में चमक बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछे आपसे निम्न में से स्वयं सहायता समूह की विशेषता कौन सी है? तो आपको ये बताना है कि स्वयं सहायता समूह की विशेषता कौन सी है।
ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उद्यमिता गतिविधि में संलग्न रहना। सेकंड ऑप्शन है एकजुटता में कार्य। थर्ड ऑप्शन है सूक्ष्म ऋण भागीदारी एंड लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जो स्वयं सहायता समूह की विशेषता होती है ना, वो उद्यमिता गतिविधि में संलग्न भी रहते हैं और एकजुटता में कार्य भी करते हैं, यानी कि एकजुट होकर कार्य करते हैं, और सूक्ष्म ऋण की भागीदारी भी रहती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है आपसे सीखने की अक्षमता को कहते हैं, तो आपको ये बताना है सीखने की अक्षमता को क्या कहेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वालीनता, सेकंड है वाग विकार, थर्ड है मानसिक अक्षमता एंड लास्ट है भावनात्मक अक्षमता। तो जो सीखने की अक्षमता है ना, उसको कहते हैं वाग विकार। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, वाग विकार, यानी कि डिसलेक्सिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में पूछा है आपसे प्रेशर कुकर की डिजाइन इस प्रकार की जाती है ताकि भोजन को उपयुक्त रूप से पकाया जा सके। तो आपको ये बताना है कि प्रेशर कुकर की डिजाइन किस प्रकार से की जाती है, किस टेम्परेचर पे उसको सेट किया जाता है जिससे भोजन किस प्रकार से पकाया जा सके। ऑप्शन दिया हुआ है 121 डिग्री सेल्सियस और 15 IB। सेकेंड ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस एंड 15 IB। थर्ड ऑप्शन है आपका 180 डिग्री सेल्सियस एंड 25 IB एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग देखिए, जो प्रेशर कुकर में टेम्परेचर किया जाता है होता है ना, तो टेम्परेचर होता है उसका 121 डिग्री सेल्सियस और 15 IB। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जस्ट आपका याद करने वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है आपसे कपास को साफ करने की विधि है, तो आपको ये बताना है कपास को साफ करने की विधि कौन सी है। ऑप्शन दिए हुए हैं, गिनिंग है, सेकंड ऑप्शन है बेलिंग, थर्ड ऑप्शन है कॉम्बिंग एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पिकिंग। तो देखिए आप लोग, जो कपास को साफ करने की विधि है ना, तो कपास को साफ करने की विधि क्या कहलाती है, गिनिंग कहलाती है। और गिनिंग को हम किस नाम से जानते हैं, गिनिंग को हम कहते हैं उटाई। एग्जाम में गिनिंग की जगह उटाई भी आ सकता है, तो आपको दोनों टर्म याद करने हैं। ठीक है, उटाई में क्या होता है कि इस प्रोसेस में जो रेशे में उपस्थित होते हैं ना, जैसे धूलकण हो गया, पत्तियां हो गई, बीज हो गई, लकड़ी हो गई आदि को निकालकर साफ किया जाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कपास कैसे होता है, कपास एक आपका कैसा है, सेलुलोजिक फाइबर होता है, जो कि कैसा होता है आपका फ्लावर में होता है, और उसमें कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के छोटे छोटे बीज होते हैं। उन बीजों को क्या बोलते हैं, इन बीजों को बोलते हैं बिनौले। तो रुई को यानी कि कपास से जब बीज को हटाया जाता है और उसमें जो उपस्थित धूलकण हो गया, पत्तियां हो गई, लकड़ी हो गई, उसको हटाया जाता है ना, तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, गिनिंग या उटाई का प्रोसेस कहलाता है। पहले ये काम मशीन से भी किए, पहले ये काम किया जाता है हाथों के द्वारा, अब ये काम मशीनों से भी किया जाता है। ठीक है, तो उटाई का जो प्रोसेस होता है आपका, गिनिंग का प्रोसेस, वो हाथ द्वारा भी किया जाता है और मशीन के द्वारा भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा है आपसे प्रतिजैविक औषधि है, तो आपको ये बताना है कि प्रतिजैविक यानी कि एंटीबॉडीज औषधि कौन सी है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एस्प्रिन, सेकेंड ऑप्शन है एनलाजिन, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका थायरॉक्सिन। तो जो प्रतिजैविक औषधि है ना, वो कौन सी होगी, आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन होगी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रतिजैविक क्या होते हैं, प्रतिजैविक होते हैं आपकी एंटीबॉडी, यानी कि एंटीबॉडी वो दवाई या औषधि, ऐसी दवाई या औषधि होती है जो कि बीमारी पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीवी होते हैं ना, उनको नष्ट कर देती है, या तो उन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाते हैं। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है आपसे हिपैटिक कोमा में निम्न प्रकार का आहार दिया जाता है, तो आपको ये बताना है कि हिपैटिक कोमा में किस प्रकार का आहार दिया जाएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अधिक प्रोटीन युक्त, सेकेंड ऑप्शन है कम प्रोटीन युक्त, थर्ड ऑप्शन है अधिक कार्बोज युक्त एंड लास्ट ऑप्शन है अधिक प्रोटीन अधिक कैलोरी युक्त। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो हिपैटिक कोमा होता है ना, तो हिपैटिक कोमा में हम किस प्रकार का आहार देंगे, अधिक प्रोटीन और अधिक कैलोरी युक्त आहार देंगे।
तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है आपसे अंतर्वेशी शिक्षा का अर्थ है, यानी कि आपको ये बताना है कि अंतर्वेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, बच्चों को उनके आसपास या पड़ोस के स्कूल में पढ़ाना, या सेकंड ऑप्शन है आपका अक्षम, अपंग और सामान्य बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाना, थर्ड ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए एक ही कार्यक्रम अपनाना, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए आप लोग, जो अंतर्वेशी शिक्षा का अर्थ होता है ना, वो बच्चों को उनके आसपास या पड़ोस के स्कूल में पढ़ाना होता है, और अक्षम या अपंग और सामान्य बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाना, जिसको समावेशी शिक्षा भी कहते हैं, और सभी बच्चों के लिए एक ही कार्यक्रम अपनाना, ये भी हो जाएगा। तो ये तीनों क्या हैं, आपके राइट हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे शांति निकेतन में ग्रामीण विकास किसके लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड है रविन्द्रनाथ टैगोर, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू, एंड लास्ट है इंदिरा गांधी। तो जो शांति निकेतन में ग्रामीण विकास है ना, वो शुरू किया था, किसने शुरू किया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सन 1921 में, कब, 1921 में शांति निकेतन में एक संस्था की स्थापना की थी। किसमें, शांति निकेतन नामक एक संस्था की स्थापना किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1921 यानी कि 1921 में की, जिसमें कि 8 गांव शामिल थे। कितने गांव शामिल थे, जिसमें 8 गांव शामिल थे। और जो ये संस्था की स्थापना की थी ना, इसका उन्होंने कुछ उद्देश्य थे। तो इसके मुख्य उद्देश्य थे, जो ग्रामीण लोग हैं उनकी समस्याओं का अध्ययन करना, उनकी समस्या को सुनकर उनका निराकरण करना, और ग्रामीण लोगों का कल्याण करना, और लोगों के प्रति जो जनता है ना, जनता में रुचि उत्पन्न करना किसी चीज को लेके, और ग्रामीण लोगों का विकास करना। तो ये क्या थे, शांति निकेतन संस्था के उद्देश्य थे। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है आपसे बोलनी ऊन को कहते हैं, तो आपको ये बताएं बोलनी ऊन को क्या कहते हैं। मैरिनो ऊन कहते हैं, पैशम ऊन कहते हैं, सहतूत कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बोलनी ऊन होते हैं ना, बोलनी ऊन को मैरिनो ऊन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मैरिनो ऊन के नाम से जानते हैं। और ये आपकी प्रथम श्रेणी की ऊन होती है। कौन सी होती है, प्रथम श्रेणी की, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी की ऊन होती है, और उच्च कोटि की ऊन होती है। ठीक है, प्रथम श्रेणी और उच्च कोटि की ये ऊन होती है, यानी कि हाई क्वालिटी और फर्स्ट ग्रेड की, फर्स्ट कैटेगरी की मेरिनो ऊन होती है। और इस ऊन से बने वस्त्र जो होते हैं ना, वो आपके बहुत महंगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है आपसे निम्न सघनता वाले कपड़े का क्या होता है। बेहतर हस्त होता है, लचीलापन होता है, आवरण कम होता है, या भार कम होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो निम्न सघनता यानी कि लो डेंसिटी वाले कपड़े होते हैं ना, उनका क्या होता है, वेट कम होता है, यानी कि भार कम होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए निम्न सघनता है यानी कि लो डेंसिटी वाले कपड़े का लो भार होगा, और हाई डेंसिटी वाले कपड़े का ज्यादा वेट होता है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आप लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा है सीखना डैश पर निर्भर करता है। तो आपको ये बताना है कि सीखना किस पर निर्भर करता है। परिपक्वता पर निर्भर करता है, भाषा पर निर्भर करता है, सामाजिक विकास पर निर्भर करता है, या क्रिया पर निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, जो सीखना है ना, सीखना निर्भर करता है आपका परिपक्वता पर, यानी कि मैच्योरिटी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। और बाल विकास के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, बाल विकास के क्षेत्र में सबसे पहले परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया था गीसले ने। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, क्या नाम है, गीसले। तो सबसे पहले बाल विकास के क्षेत्र में गीसले ने क्या किया था, परिपक्वता नाम के शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है।
तो वस्तु की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण कौन सा होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, विलेयता परीक्षण है, या विदारण परीक्षण है, या दहन परीक्षण है, या माइक्रोस्कोपीय परीक्षण है। तो वस्तु के पहचान का सबसे इंपॉर्टेंट जो परीक्षण होता है वो होता है माइक्रोस्कोपीय परीक्षण। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोस्कोप से हम देख के क्या करते हैं, रेशे की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा रेशा गोल है, कौन सा रेशा लंबा है, कौन सा रेशा हमारा इस तरह का है। इसकी हम कैसे पहचान करते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम करते हैं पहचान इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है आपसे प्रसार भारतीय विधेयक में है, तो आपको ये बताना है कि प्रसार भारतीय विधेयक में क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, सरकार को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, या टीवी रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना है, या थर्ड ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत चैनल को शक्तिशाली बनाना है, या इनमें से कोई नहीं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो आप लोग देखिए, जो प्रसार भारती है ना, तो प्रसार भारतीय विधेयक में क्या कहा गया है कि जो टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना है। किसको? टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना है। इससे क्या होगा, अगर जो सही न्यूज चल रही होगी हमारी, वो हमारे समाचार या टीवी या रेडियो में दिखाई जा सके, उसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। अगर सरकार का नियंत्रण इसमें होगा तो सरकार क्या करेगी? सरकार अपने केवल अच्छाई दिखाएगी, बुराइयों को छुपा लेगी। इसलिए ही क्या किया गया, इसलिए ही प्रसार भारतीय विधेयक में ये चीज कहा गया कि टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करवाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा आपसे वस्त्र मंत्रालय नवंबर डैश में सृजित हुआ, तो आपको ये बताना है जो वस्त्र मंत्रालय है वो नवंबर डैश किस ईयर में सृजित हुआ, यानी कि किस ईयर में बना। ऑप्शन दिए हुए हैं 1959 में, सेकंड ऑप्शन है 1970 में, थर्ड है 1977 में, एंड लास्ट ऑप्शन है 1985 में। तो जो वस्त्र मंत्रालय है ना, तो वस्त्र मंत्रालय आपका नवंबर 1985 में सृजित हुआ। कब सृजित हुआ? नवंबर 1985 में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी क्रिया करने में संपूर्ण जो शरीर है वो सम्मिलित होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है घुटनों के बल चलने में, सेकंड ऑप्शन है रेंगने में, थर्ड ऑप्शन है पलटना, एंड लास्ट ऑप्शन है बिना सहारे के बैठना। तो जो संपूर्ण शरीर है ना, संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है किसने? रेंगने में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा बच्चा कैसे रेंगता है, बच्चा उल्टा लेट जाता है और उल्टा लेट के अपने हाथ पैरों की सहायता से धीरे धीरे रेंगता है। ठीक है, तो उसमें क्या सम्मिलित होता है? उसमें संपूर्ण शरीर बच्चे का सम्मिलित होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हो आप लोगों से दूध पाश्चीकरण का HTST तरीका करा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, सेकेंड ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकंड के लिए, थर्ड ऑप्शन है 89 डिग्री सेल्सियस पर 10 सेकंड के लिए, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए। तो आप लोग देखिए जो HTST होता है ना, HTST की फुल फॉर्म क्या होती है पहले हम देख लेंगे, फुल फॉर्म से इसका क्लियर हो जाएगा हमारा ऑप्शन। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हमारी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। ठीक है, शॉर्ट टाइम मेथड। तो HTST कौन सा मेथड हो जाएगा आपका? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, यानी कि हाई टेम्परेचर के लिए हमने क्या किया, अपने दूध को पाश्चीकरण करने के लिए हाई टेम्परेचर पे यानी कि अधिक तापमान पर कम समय के लिए रखा। क्या किया? अधिक तापमान पर कम समय के लिए रखा। तो जो HTST का तरीका हो जाएगा ना, इसमें क्या आ जाएगा टेम्परेचर? इसमें आएगा 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए। तो ऑप्शन डी क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। तो इसमें क्या किया हमने? हाई टेम्परेचर यानी कि अधिक तापमान पर रखा। कब के लिए? अधिक तापमान हमारा कितना है HTST मेथड में? 72 डिग्री सेल्सियस पर
मात्र 15 सेकंड के लिए यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए रखा गया, इसलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है? ST मेथड कहा जाता है। तो आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये आपकी क्लास डेली होती है 8 PM पर, तो आप लोग डेली क्लास को देखा कीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर डेली आप थोड़े थोड़े ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना तो आपके एग्जाम के लिए अच्छे PYQ आपके रेडी हो जाएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।